अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया था। 11.1 देखिए, वाई इज़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैस ज़ीरो बट एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। कह रहे गैस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी लेते हैं तो ज़ीरो आती है, लेकिन स्केयर ऑफ एवरेज लेते हैं स्केयर ऑफ वेलोसिटी का तो वो ज़ीरो नहीं आता। देखें, अगर सिंपली आप उसकी मोशन को ऑब्जर्व करें तो वो रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स की, तो एवरेज मोशन डेफिनेटली हर डायरेक्शन में ही है। मतलब सर्टन डायरेक्शन आप लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन होगी, तो फिर आप एवरेज लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। और अगर आप स्केयर कर लेते हैं फिर एवरेज लेते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव जो वेलोसिटी होगी, नेगेटिव से मतलब जो आप सर्टन डायरेक्शन ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव के साथ लेंगे, लेकिन जब उसका स्केयर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर वो ज़ीरो नहीं होगी। तो स्केयर जो है, एवरेज ऑफ स्केयर वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन सिंपली एवरेज वो ज़ीरो है। उसके बाद है वाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। कह रहा है एक गाड़ी थोड़ा सा चलेगी, थोड़ा ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली उसके टायर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसकी रीज़न बताएं। लेकिन जब गाड़ी रोड पे चलेगी डेफिनेटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन रोड एंड टायर। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हीट कह लो, टायर हीटअप होगा और वो हीट इनसाइड द टायर इनसाइड द टायर जो होगी वो ऑब्जॉर्व करेगी, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा या गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो हीट टायर ने अब्जॉर्ब की और टायर के अंदर गैस ने भी अब्जॉर्ब की, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है जी, ए सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 टू V1 टू स्टेट P2 V2 एज शोन द फिगर, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है या आता है वो टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, या यूँ कह लें कि टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ जो केस दिखा रहे हैं, जो डायग्राम दिखा रहे हैं, वो आइसोथर्म है, मींस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी ये डायग्राम सारी यही दिखाई हुई हैं। क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ में भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाई। CP ग्रेटर दैन होता है CV से। उसकी रीज़न देखें, CP का मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो गैस की इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है गैस का, और दूसरा गैस वर्क भी करती है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो दो काम उससे होते हैं। लेकिन जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करते हैं देन किसी किस्म का कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो फिर डेफिनेटली जो CP है, मतलब हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए CP ग्रेटर दैन CV। उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। कोई ऐसे प्रोसेस की एग्जांपल दें जिसमें हीट ना तो ट्रांसफ़र हो, मतलब इंटर ना हो, लीव ना करे, लेकिन फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट इंटर नहीं होती ना लीव करती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है ड्यू टू एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन। सिस्टम अपना टेम्परेचर जो है ना वो फॉल भी कर देता है और गेन भी कर लेता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान जो होगा सिस्टम का टेम्परेचर फॉल करेगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान जो होगा वो सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि मैकेनिकल वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा रहा होगा। उसके बाद है इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी वाई, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्या इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल दें। अभी जो हमने बात की एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, उसमें जब आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन उसका प्रोसेस जो है ना होता है तो डेफिनेटली उसमें कोई हीट इंटर नहीं होती, गैस एक्सपैंड होती है तो पिस्टन मूव करता है और गैस अपनी इंटरनल एनर्जी की बेस पे वर्क करती है।
अपनी इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ में दिखाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ज़ीरो एक्सटर्नली, तो डेल्टा U प्लस W। तो देखें वर्क जो है ना वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा U नेगेटिव, क्योंकि वो फॉल करेगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और मैकेनिकल वर्क होगा। और इसने एग्जांपल दी है एवरीडे लाइफ में, तो पेट्रोल इंजन के अंदर हॉट गैसेस जब एक्सपैंड होती हैं तो पिस्टन को पावर मिलती है, तो इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है वहाँ पे भी। उसके बाद है इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन डैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा हीट इंजन डेवलप करें जो कि कोई हीट एक्सपेल ना करे एटमॉस्फेयर के अंदर? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोई भी हीट इंजन ऑपरेट नहीं कर सकता सिंगल रेजरवायर के साथ या साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो ऑपरेट नहीं कर सकता। लाजमी बात है दो रेजरवायर होंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, सोर्स और सिंक। उसके बाद ही हीट फ्लो करेगी सोर्स से सिंक की तरफ, उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, उसका कुछ पोर्शन यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है ए थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज ए सिस्टम इज शेकन रैपिडली डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज। कह रहा है कि थर्मोस के अंदर जो ना मिल्क है वो एज ए सिस्टम कंसिडर करें, उसको शेक कर रहे हैं रैपिडली, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? स्लाइटली बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब आप सिस्टम को शेक करेंगे यानी उस थर्मोस को शेक करेंगे तो मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो रैंडम मोशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, जितना आप वर्क करेंगे और उतना वो उसको शेक करने में डेफिनेटली वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मिल्क में, जिससे टेम्परेचर जो है डेफिनेटली राइज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 11.10 व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन द टेबल इन द मिडल ऑफ रूम। एक रूम के टेम्परेचर के साथ क्या होगा अगर उसके मिड के अंदर रख के एक एसी यानी एयर कंडीशनर जो है वो ऑन किया जाए, ऑपरेट किया जाए। विंडो एसी की बात कर रहे हैं, ये दूसरा एसी का तो कंप्रेसर सेपरेट होता है, उसको तो लड़ा लगाया जाता है बाहर। तो आप विंडो मतलब एसी जो है वो टेबल के ऊपर रख लें रूम के अंदर मिड में, तो फिर आप उसको ऑन कर दें, टेम्परेचर फॉल करेगा या राइज करेगा। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी रीज़न ये है कि वो हीट उसी रूम से अब्जॉर्ब कर रहा है, उसी रूम में एक्सपेल किया जा रहा है, और दूसरा उसका कंप्रेसर वर्क कर रहा है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट भी उसी रूम में एक्सपेल होगी, जिस वजह से रूम का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। क्या मैकेनिकल एनर्जी कम्प्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? अगर ऐसा है तो एग्जांपल दीजिए। यस, ये पॉसिबल है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और जो वर्क किया जाएगा गैस को कंप्रेस करने के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और डेफिनेटली जो वर्क करेंगे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और इस तरह मैकेनिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q ज़ीरो कर दें तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ से आप W जो है वो दूसरी तरफ लेके जाएं। W का साइन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वर्क जो है ना वो एक्सटर्नली हम कर रहे हैं, गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इस वजह से तो W इज इक्वल टू डेल्टा U आ जाएगा। तो जितना भी यानी कि वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल ले रहा है कि जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद डज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है? देखिए फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वो जो हीट एनर्जी लॉस हुई है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो वापस रीगेन नहीं की जा सकती, उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो अनअवेलेबल हो गई यूज़फुल वर्क के लिए, तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ गई। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एंट्रोपी।
नेचुरल प्रोसेस की एग्जांपल दें जिससे एंट्रोपी बढ़ती हो, लेकिन जब आप आइस को ओपनली ऐसे रख देंगे एनवायरनमेंट के साथ तो उसका कांटेक्ट होने देंगे, डेफिनेटली जो हीट एनर्जी है वो एनवायरनमेंट से आइस के अंदर इंटर होना शुरू होगी और आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएगी, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडमनेस बढ़ जाएगी जिससे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा की ओवर टी, जितनी हीट ऑब्जॉर्व करेगी आइस, जितना उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली डेल्टा एस आपको यहाँ पर मिल सकता है उस नेचुरल प्रोसेस का। उसके बाद है एडियाबैटिक चेंज इज़ द वन इन विच नो हीट एडिड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, पहला इसका पार्ट ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल, केमिकल एक्सप्लोजन, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी, 100% नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर फिर उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।